हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे रवि कुमार सिहाग। ठीक है, रवि कुमार सिहाग यूपीएससी का, जिन्होंने अभी इस बार 18वीं रैंक प्राप्त की है 2022 में यूपीएससी के। उनकी हिंदी साहित्य की हम लोग कॉपी देखेंगे। और यूपीएससी की कॉपी आप जरूर देखिएगा, जितने भी आपके टॉपर्स रहे हैं, क्योंकि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जितने भी पीएससी होते हैं, तो यूपीएससी के अगर कॉपी पैटर्न पर चलेंगे या उनके लेखन शैली का अभ्यास करेंगे उसी पैटर्न पे, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। किसी भी पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली मैं इस समय यूपी पीसीएस 2022 की मेंस आंसर राइटिंग को कवर कर रहा हूं। तो ये हम लोग देखेंगे, मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका है। इसमें फीडबैक बाद में देखेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या है और उसका कितनी सटीकता से रवि कुमार सिहाग ने आंसर किया है। तो ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। को उत्तर पुस्तिका दृष्टि द विजन की सौजन्य से प्राप्त हो रही है, तो इस दृष्टि द विजन को बहुत बहुत आभार इसके लिए। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों संदर्भ व्याख्या करते हुए उनके काव्य सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। तो यहाँ पे ये 50 नंबर का है। इसमें आपके 5 दिए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं 10-10 नंबर के। तो ये 50 नंबर का बनेगा। इसमें का खंड है नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तजो मनो तारन बिरद बारक वारुन तारी। ठीक है, ये एक दोहा है। इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या की गई है। देखो कैसे व्याख्या करेंगे, आप कैसे लिखेंगे इस चीज को। संदर्भ में रवि ने लिखा है, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, यानी आप उसमें उपमा का प्रयोग करेंगे, टाइटल का प्रयोग करेंगे किसी भी कवि के पहले। बिहारी लाल की एकमात्र रचना, बिहारी ने केवल एकमात्र रचना लिखी थी, बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, ये संदर्भ काफ़ी आइडियल संदर्भ लग रहा है। फिर प्रसंग में देखेंगे, प्रस्तुत दोहे में बिहारी अपनी स्वाभाविक श्रृंगार रचना के बजाय भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं, वह अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग है। तो प्रसंग भी इन्होंने काफ़ी कम शब्दों में सटीकता के साथ लिखा है। आगे इसमें देखेंगे व्याख्या इन्होंने किस तरीके से लिखी है, क्योंकि हम लोग ये टॉपर्स की काफियाँ इसलिए देख रहे हैं ताकि आप अपनी लेखन शैली को इम्प्रूव कर सकें और उसी पैटर्न पर लिखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप ज़्यादा लिख पाएंगे और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो व्याख्या देखते हैं रवि ने कैसे लिखा है। बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, लगता है अपने हाथी के उड़ान के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है। यहाँ पे ये उद्धार है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा दूसरी राइटिंग में लिख दिया है। तो यहाँ पे उद्धार होगा के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है। ठीक है, इसी कारण से आपने मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया है और मुझे त्याग दिया है। ठीक है, काफ़ी सटीक इन्होंने इसका आंसर लिखा है। लगता है कि मेरी सभी गुहार और कामनाएं अब फीकी है क्योंकि आप मेरे प्रति उदासीन हो गए हैं। ठीक है, तो ये इनकी राइटिंग भी एवरेज से अच्छी राइटिंग है। एकदम बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन हाँ ठीक है कह सकते हो। भाव पक्ष इसमें है, प्रस्तुत दोहा पारंपरिक श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित है। ये इन्होंने इसमें भक्ति भाव दिखाया है। फिर भगवान को उलाहना देने का भाव प्रबल हुआ है और कबीर दास ने भी इसी प्रकार ईश्वर को उलाहना प्रेषित किया है। अब देखो यहाँ पे दूसरे कवि को इंगित किया है इन्होंने। इसका मतलब है कि इनको हिंदी साहित्य की काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। अब जो भी एग्जामिनर इनका कॉपी चेक करेगा या देखेगा तो वो पाएगा कि ये हिंदी साहित्य में काफ़ी अच्छे नॉलेज रखते हैं। यहाँ पे लिखा है मुआ पीछे देह गे सो दर्शन निह काम। ठीक है, इन्होंने इसको दर्शाया है। फिर शिल्प पक्ष में इन्होंने बोला है कि ये भाषा है जो ब्रज भाषा, छंद दोहा है और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। विरद बारक बारुद, यानी यहाँ पे बा का प्रयोग कई बार हुआ है। तो बा शब्द का कई बार प्रयोग हो जाए तो वहाँ पे बा अक्षर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो
विश्लेषण किया गया है, वेरी गुड, और इनको 10 में से 6.5 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आगे दूसरा इसमें देखेंगे क्वेश्चंस। अब देखो खा खंड में देखेंगे, इसमें बिलग जनि मानव उधो प्यारे, वो मथुरा काजर की कोठर जे वही तहिकारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप संवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल कमल नयन मनियारे, मानव नील मात ते काढ़े, जय लय जमुना जो पखारे, और तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। इसका आपको भावार्थ लिखना है संदर्भ सहित। तो इसमें देखेंगे हम लोग प्रस्तुत गद्यांश कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के काव्य संग्रह भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा विशेषण का प्रयोग किया है कवि के पहले। भक्ति कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, ठीक है, सूरदास। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितना विशेषण और विशेष प्रयोग किए हैं। काव्य संग्रह भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। ठीक है, तो और इसका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे ये लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों को उद्धव के आने पर गोपियों की पीड़ा के साथ साथ उद्धव मथुरा आदि पर गोपियों द्वारा व्यंग करने का वर्णन सूर ने किया है। ठीक है, आगे इन्होंने व्याख्या किया है। सूर की गोपियां कहती हैं कि उद्धव आप कठोर बातें क्यों कर रहे हैं, क्या ये मथुरा में रहने का परिणाम है। वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जहाँ से कोई भी आता है और वो काला ही होता है। मथुरा से आने के कारण उद्धव सुफलक के पुत्र और कृष्ण सभी काले हो गए हैं। कृष्ण की छवि तो चमकदार है और उनके नेत्र कमलों की भांति हैं। साथ ही कृष्ण की लीलाओं के कारण यमुना का भी रंग काला हो गया है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। सौंदर्य पक्ष पहले लिखेंगे। सूरदास ने विरह वियोग की अत्यंत मार्मिक व्यंजना की है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है गोपियों का उपालंब वक्रता और वाग्वी दत्ता अत्यंत चातुर्यपूर्ण है और नगरीय जीवन का उपहास उड़ाया है। ठीक है, फिर शिल्प सौंदर्य में ये लिखते हैं भाषा मधुर ब्रज है, अनुप्रास की छटा दर्शनीय है और छंदों के स्तर पर सूर के लीला पद है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें भी इन्होंने 6.5 अंक 10 में से प्राप्त किए हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें लगेगा। ऐसे ही आपको वहाँ पे आंसर राइटिंग में अपने आप को इम्प्रूव करके ऐसा लिखना है कि जैसे कि कम शब्दों में और गागर में सागर भर देने वाला। ये सब आपको कठिन प्रयास से, हार्ड वर्क से ही संभव है। जब आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। आगे देखेंगे, इससे हट करके कुछ और देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये गा खंड का है, ये अगला क्वेश्चन है अगले फ्रेम का। तो निराला अपने समय की आवश्यकता अनुसार प्रसंग का चयन, प्रसंग का विस्तार तथा प्रसंग की व्याख्या करते हैं। क्या निराला की ये विशेषता राम की शक्ति पूजा से भी दृष्टिगत होती है? विवेचन करें। ये 15 मार्क्स का है। तो ये आपको, अब इन्होंने देखो कैसे इसका विवेचन किया है ये आप देखेंगे और अपने आपको इसमें शब्दों का जाल समझेंगे कि इन्होंने कौन कौन से शब्द यूज किए हैं, जो आपको अपनी लेखनी में अपनी आंसर राइटिंग में भी उसको इम्प्रूव करना है और उसे सटीकता से कैसे सामंजस्य बनाना है। शब्दों की सब कलाकारी होती है आंसर राइटिंग में, तो आपको शब्द कैसे चयन करना है। निराला का काव्य विविधता का काव्य है। वे किसी की काव्यधारा का अंधानुकरण नहीं करते, बल्कि उस समय में अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी कविता में परिवर्तन करते चलते हैं। ठीक है, काफ़ी सटीक लिखा है। शुरू के समय में जूही की कली जैसी कविता के माध्यम में छायावादी व राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य शौर्य मध्य वे शौर्य या के शौर्य, ये गलत लिखा है इन्होंने, यहाँ पे मार्क किया है, अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। तो छायावादी समय में बादल राग की कविताओं से निम्न वर्गों के संघर्ष को व्यक्त कर बताते हैं कि केवल अपनी अनुभूति में रहना वंचित वर्ग के लिए कितना घातक है। अगर आपको जहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे तो वो पॉइंट बताएंगे कि वो पॉइंट में कुछ खासियत होती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो जिससे कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला, जो एग्जामिनर होगा, उसको उसका ध्यान
वहीं पर चला जाए। इसी कारण राम की शक्ति पूजा का समय स्वतंत्रता संघर्ष का समय था, जब असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन विफल हो चुके थे। वह जनता के सामने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति का विकल्प नहीं था। उस समय निराला ने असत्य के खिलाफ खड़े अमर मिथक राम को लिया और रस कथा में निम्न परिवर्तनों के साथ उसे अपने युगानुकूल बना लिया। आगे इसमें देखो, इन्होंने का खंड में का पॉइंट में लिखा है राम की, यहाँ पे इन्होंने लिखा है समस्या है अन्याय जिधर है उधर शक्ति, किंतु हनुमान को शक्ति से ताकतवर बनाकर निराला ये सिद्ध करते हैं कि भारतीय जनमानस के पास अत्यंत शक्ति है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा ये लिख रहे हैं निराला के बारे में। जो राम की शक्ति पूजा है उसमें जो वर्णन किया गया है उसको सजीव वर्णन कर रहे हैं। ये शक्ति का राम के वदन में लीन होना निराला के लिए वाचिक नेतृत्व की खोज का परिणाम है। और राम की शक्ति पूजा की विधि हठयोग आधारित कर निराला ये साबित करते हैं कि जनता की अधोगामी आंतरिक शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना ही समय की मांग है। और फिर आगे ये लिखते हैं रवि, इस प्रकार निराला ने रस कविता को समयानुकूल प्रसंग चुनकर उसका विस्तार कर व्याख्या करते हैं। आगे की कुकुरमुत्ता जैसी कविता द्वारा प्रगतिवादियों की यांत्रिकता पर चोट करना भी इस कथन को पुष्टि करता है। यहाँ पे इनको 15 में से 9 मार्क्स दिए गए हैं और गुड दिया गया है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी कला शैली या जो लेखन शैली को कितना इम्प्रूव किया है, ठीक है। और कैसे लिखा है, लग रहा है कि कोई लेखक लिख रहा हो, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो मैं एक और इसमें लेता हूँ प्रसंग, जिससे कि आपको और काफ़ी अच्छा इसमें समझने को मिले। देखो, भारत भारती के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की भविष्य दृष्टि पर प्रकाश डालिए, 15 मार्क्स का है। और इन्होंने इसमें लिखा है, देखो, भारत भारती कविता के माध्यम से गुप्त जी ने भारत के स्वर्णिम भविष्य पर प्रकाश डाला है। इसमें एक ओर तो उनका जन को उद्बोधन वर्णित है, तो दूसरी ओर भारत के भविष्य के दिशा के निर्देश भी वे देते हैं। गुप्त जी के भविष्य में भारत को आर्थिक शक्ति संपन्न कल कारखानों युक्त बनाना चाहते हैं, ताकि भारत का कच्चा माल विदेश न जाए बल्कि भारत में कल कारखानों के द्वारा वस्तुएं बनने लगे। तो यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के उस समय की जो परिस्थितियाँ रहती हैं उसके बारे में वर्णन किया है। मेड इन के बाद बस हो अब इंडिया हर कहीं। तो वैचारिकता के स्तर पर गुप्त जी आधुनिक ज्ञान से भारतीय जन जीवन का परिचय कराना चाहते हैं। वह शिक्षा में विज्ञान को समाहित करना चाहते हैं। तो ये आपका फिर आगे इन्होंने लिखा है, साहब यूरोपीय हिस्ट्री ना अब हमें सिखलाइए, बैलून की रचना करके कृपा दिखलाइए, ठीक है। तीसरे स्तर पर गुप्त जी साहित्य को नई दिशा प्रदान कर रीतिकालीन मानसिकता युक्त कविता का खंडन भी करते हैं, ठीक है। तो भविष्य में उद्देश्य मूलक कविता की स्थापना को तरजीह देते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें अनुचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये गुप्त जी ने कहा है। तो आगे गुप्त जी चाहते हैं कि संपूर्ण भारतीयों को जोड़ने को व आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है और उनके भविष्य में ये कार्य भी समाहित है। फिर है निज भाषा हमारी नहीं, हम जिसमें जान सके हम विचार सब कहीं। तो इन्होंने देखो मैथिली शरण गुप्त के जो बीच बीच में उक्तियाँ लिखी हैं 2-2 लाइन की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं कविता में और 4 चाँद लगा देती हैं आपकी लेखनी को। तो जितना ज़्यादा अच्छा मटेरियल आप लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अंततः गुप्त जी की भविष्य दृष्टि भारत के सब जनमानस को स्वीकार कर राष्ट्रीय भावना से जोड़कर भारत के हित में प्रयासरत बनाकर भारत को विकसित करने पर बल देती है। उठो दीनबंधो भारत को पुनः अपनाइए, भगवान भारत के लिए पुण्य भूमि बनाइए। इस प्रकार गुप्त जी को भविष्य दृष्टि में परिवर्तन पर बल, विज्ञान का विकास, राष्ट्रीयता की भावना एवं आर्थिक विकास का भाव प्रमुखता स्थित है। तो इन्होंने देखो कितना अच्छे से सजीवता वर्णन किया है। 15 में से 9.5 नंबर वेरी गुड कहा जाएगा, क्योंकि 60% से ज़्यादा जब नंबर मिलते हैं तो वेरी गुड लिखा जाता है।
तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि रवि कुमार सिहाग ने कितने अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य की कॉपी को लिखा है और उसी तरह से इनको 18वीं रैंक मिली है यूपीएससी आईएएस 2022 के रिजल्ट में इनका 18वां रैंक रहा है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है। अब हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन में इनको क्या मूल्यांकन फीडबैक कैसा दिया गया है, ठीक है? आपकी कमियाँ और प्रोत्साहन भी किया जाता है, तो फीडबैक देखते हैं रवि कुमार सिहाग का। उत्तर का काफ़ी अच्छे हैं। पहला पॉइंट इन्होंने जो एग्ज़ामिनर उन्होंने अपना मेंशन किया है, पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है, विश्लेषण क्षमता प्रशंसनीय है। सारी चीज़ें देखो कितनी अच्छी इन्होंने बताई हैं और उसी तरीके से इनको फीडबैक भी मिला है। भूमिका का निष्कर्ष शानदार है, भाषा प्रभावपूर्ण है और उत्तरों का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली है। तो यहाँ पे इनको सारी चीज़ें अच्छी हैं। फीडबैक में इनको सब चीज़ें अच्छी मिली हैं और उसी तरीके से आप इनकी पकड़ भी रही है हिंदी साहित्य में और इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, आपने अभी देखा भी है। टेस्ट में तो इन्होंने 250 में से 156 मार्क्स अर्जित किए हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स इनको मिला है। 250 में 156 यानी 60% से ऊपर मिला है और 60% बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाता है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में प्राप्त करना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।